खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा की यह स्पेशल सीरीज खास मुलाकात। और इसमें हम फिर बात कर रहे हैं काशीनामा, मतलब काशी नाम से जुड़े हुए संस्मरणों की। और आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके पुराने, काशीराम जी के पुराने सहयोगी डॉक्टर रामाधीन साहब। लंबे समय से 78 से जहां तक मुझे पता है उन्होंने काशीराम जी के साथ काम किया और उनके परिनिर्वाण तक उनके साथ बने रहे। स्वागत है डॉक्टर रामाधीन साहब आपका अंबेडकर नामा में। धन्यवाद। हाँ, जय भीम। जय भीम ना उदय। हाँ, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। जरा आप बताइए कांशीराम जी के शुरुआती जो चरण है संघर्ष के, उसके बारे में बताइए हमारे दोस्तों को। कांशीराम जी के साथ में मैं करीब 78 से उनके साथ में जुड़ा जी और जो उनके द्वारा हमने सुना जी और जो अन्य स्रोत मुझे प्राप्त हुए जी उनके माध्यम से उनका जो प्रारंभ है जी वो हकीकत में मानवता बहाली के लिए था। जी जब वो 1956 में उन्होंने डिफेंस के लिए ऑल इंडिया सर्विस के लिए अप्लाई किया और उसमें वो पास हो गए। जी उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया उसको। इसके बाद वो पूना की एक्सप्लोजिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के तौर पर पोस्टेड हो गए। जी इसके बाद वो नौकरी करते रहे तो 1963 के करीब संस्थान के अध्यक्ष ने, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि कांशीराम साहब का जो सामाजिक परिवेश था, उनका जो गृह जनपद का या जो पंजाब का जो माहौल था, वहां पर वो बताया करते थे कि शोषण नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे परिवेश में वो रहे और यहाँ पूना में आकर के भी उसी परिवेश में थे। वो जो जिम खाना कहलाता था पूना का, जहाँ संपन्न लोग रहा करते थे, उसमें वो रहते थे। उनके जीवन की एक विशेषता थी, वो बताया करते थे कि मैंने कभी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया था। वो जनरल कैटेगरी से ही सर्विस करते थे, करते रहे। जब उनके संस्थान में एक उनका कर्मचारी था 4th क्लास का, बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी निरस्त कर दी संस्थान ने। संस्थान का जो अध्यक्ष था वो जातवादी था, उसने छुट्टी निरस्त कर दी। छुट्टी निरस्त करने के बाद कांशीराम साहब को कोई एहसास नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मुझे मालूम जब पड़ा कि अंबेडकर और बुद्ध की छुट्टी निरस्त क्यों की, इसके पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि इन लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिस वजह से इनकी छुट्टी निरस्त कर दी। जब मैंने एक संस्थान के ही कर्मचारी ने उनको जाति भेद का उच्छेद नाम की किताब दी। उस पुस्तक को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, एनालिसिस ऑफ कास्ट, तो उस किताब का अध्ययन इन्होंने किया। तब इनको ये पता चला कि जाति व्यवस्था भी कोई चीज होती है। ये अद्भुत बात है ये। और एक तरफ वो लोग, मैं श्रोताओं को विशेष तौर से इस बिंदु पर केंद्रित करना चाह रहा हूं कि कांशीराम साहब कोई पेशेवर राजनेता नहीं थे और ना पेशेवर समाज सुधारक थे। उन्होंने 1963 के दरमियान ये समझा कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या है, बुद्ध क्या है। और पूना के अंदर जहां पर बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादियों की भरमार है, जब उन्होंने ये समझा कि छुट्टी निरस्त करने के कारण
निरस्त करने में हेतु क्या है, कारण क्या है। तब कांशीराम साहब के समझ में आया कि ये काम तो ऐसे नहीं हो सकता है। इन लोगों का सबसे बड़ा गुनाह ये था कि इन्होंने जाति का बीज नाश करने का काम किया, और जाति का बीज नाश करने की उनको ये सजा है कि मरने के बाद भी भारत के जो जाति व्यवस्था के पोषक हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और इस काम को करने के लिए मैं नहीं समझता हूं कि जिस तरीके से लोग ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का ढोंग रच रहे हैं, उस तरीके से जाति व्यवस्था के मूल को नाश नहीं किया जा सकता है। ये उनके जीवन का वो बिंदु है जिसने उनको झकझोर दिया। किशोर झकझोर, नौजवान थे, शादी नहीं हुई थी। जो संस्थान के कर्मचारी जो सस्पेंड हो गए थे, निरस्त कर दिए गए थे, डॉक्टर साहब, ये आश्चर्यजनक बात है कि वो उद्दिष्ट और वो अम्बेडकरवादी, मैं आलोचनात्मक दृष्टि से ये बात नहीं कर रहा हूं, कांशीराम साहब को उभारने के लिए, क्योंकि कांशीराम साहब के संबंध में जो मैं बात कर रहा हूं, इसके रिवर्स में, इसके विपरीत भी लोग बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अनभिज्ञ है उनके जीवन से। उन्होंने ये सोच करके कि ये काम ऐसे नहीं हो सकते, जब और उसके जो शिकायत है, उसका जो केस है, वो केंद्र तक गया, केंद्र तक गया। और केंद्र में जब वो जीत गए, और जीतने के बाद जब यहाँ शांति हो गई, वहां एक अद्भुत घटना घटित होती है कि जो लोग पनिश किए गए थे और जो लोग अम्बेडकरवादी थे, उद्दिष्ट थे, वो सब के सब उस संस्थान के अंदर आकर के अपने अपने पदों पर यथावत काम करने लगे। केवल और केवल कांशीराम साहब थे जिनकी शादी भी नहीं हुई थी और कोई शोषण से उसका कोई ज्ञान भी नहीं था। उन्होंने जब बाबा साहब की और बुद्ध की इस हकीकत को समझा तो उन्होंने न रिजाइन किया, न संस्थान के किसी भी व्यक्ति को अवगत कराया, संस्थान के बाहर निकल गए और फिर लौट के संकल्प लिया कि अब संस्थान के अंदर नहीं आएंगे। वहां से जाने के बाद उन्होंने बाबा साहब के जो साथी थे, उनके जो अनुयायी थे, विशेषकर आरपीआई के जो लोग थे, उनके साथ काम किया। 1964 से लेकर के 1970 तक बाबा साहब के अनुयायियों के साथ ही काम करते रहे। वहां से काम करने के बाद जब उन्होंने सोचा कि ये लोग तो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ये क्या काम करेंगे समाज का, उन्होंने ये तय किया कि कुछ और काम करना चाहिए। इन्होंने कहा भाई सब एक हो जाओ मिल करके। नहीं एक हुए, बोले कि भाई आपको ज्यादा कुछ जरूरत है तो आप 13 हमारे संगठन है, 14वां आप बना लो। कांशीराम साहब ने ये अनर्थ समझा कि ये तो अनर्थ का, ये अनर्थ है, ये तो ये इससे तो काम नहीं बनेगा। उन्होंने फिर तय किया कि हम स्वयं काम करेंगे और 1970 में इन्होंने दलित शोषित लोगों का मिल करके, जिसमें बैकवर्ड और वो थे अल्पसंख्यक भी थे, उनका एक संगठन बनाया। वो संगठन बना करके वो कहते हैं कि मैं पूना के इर्द गिर्द करीब 100 किलोमीटर तक प्रतिदिन घूम घूम करके लोगों को जगाता रहा और इतना तैयार किया। और ये काम मैंने 10 वर्ष तक किया। यहां भी उनकी जिंदगी का ये अद्भुत घटनाक्रम है कि जिसमें ऐसा व्यक्ति जिसने कभी जुल्म जास्ती ना देखी हो, जिसने कभी धूप ना देखी हो, बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ जीने वाले थे, ये पंजाब के थे ये। तो ऐसा व्यक्ति एकदम ऐसा संकल्प लेकर के
फिर क्या कर रहा है, वो खुद अपने अपने मुंह से ये कहते हैं। 1982 में उन्होंने कहा, ये बहुजन संकट में छपा हुआ है कि आज जो मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आप नहीं समझ सकते ये कौन व्यक्ति है। ये मैं कांशीराम साहब के ही शब्दों में बोल रहा हूं। आप नहीं समझ सकते हैं कि ये कौन व्यक्ति बोल रहा है। ये वो व्यक्ति बोल रहा है कि जिसने 10 साल तक पूना की एक एक गली को छाना है। सुबह निकला, कोई दिन नहीं होता था कि जिस दिन 100 किलोमीटर साइकिल कांशीराम ना चलाए। खाना सुबह मिल गया तो शाम का ठिकाना नहीं है, शाम को मिल गया तो सुबह का ठिकाना नहीं। कांशीराम जी के ही कथनानुसार इस तरीके का कांशीराम साहब ने 10 वर्ष का जीवन जिया और उन्होंने लोगों को झकझोरा कि जो लोग गुलामी की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो लोग ऐसा आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो मेरे साथ ना आए। पंपलेट छपवा करके उसी समय ये बात उन्होंने लिखी और इस तरीके से चुनौती के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ा। हमारे साथ वो आए जो स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये काम उनका लगातार चलता रहा। 1973 में वो पूना से आगे निकले और उन्होंने वामसेव की कल्पना की। 73 के बाद फिर और भी आगे काम करते चले गए और 6 दिसंबर 1978 को विधिवत वामसेव का गठन किया। संस्मरणों में उन्होंने ये पूरा का पूरा वाकया बताया। ये दुर्भाग्य की बात है, हम लोग भाग्य और भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हिंदी में अभी इस भाव को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द अभी निर्मित नहीं हुआ है, इसलिए मुझे दुर्भाग्य कहना पड़ रहा है। सौभाग्य और दुर्भाग्य जो बाई चांस अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो उस समय कांशीराम साहब जब 6 दिसंबर 1978 को वामसेव का गठन करते हैं, तब उनके सामने एक समस्या थी कि काम किस तरीके से किया जाए। बाबा साहब के अनुयायियों के साथ रह करके उनको ये अनुभव हो चुका था कि बीमारी क्या है। बीमारी यह है, उन्होंने लिखा है कि मेरे 2 गुरु हैं। एक तो बाबा साहब के अनुयायी जिनसे सीखा है कि ये काम नहीं करना चाहिए, दूसरे का बाबा साहब जिनसे सीखा है कि ये काम करना चाहिए। ये दोनों गुरु मेरे जीवन भर साथ रहे, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि जब वो इस काम को करने के लिए चले, हेतु है क्योंकि हमें बुद्ध को पढ़ने का मौका मिला है, तो उन्होंने एक बात कही है कि बिना हेतु के दुनिया में कोई भी काम नहीं होता है। तो इसका भी हेतु है कि कांशीराम साहब ने जो इनके बाबा साहब के अनुयायी थे उनको गुरु क्यों बनाया। और ये अगर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, कांशीराम साहब के अनुयायियों ने इस बात को अगर समझ लिया होता तो मुझे ये कहने का अधिकार, मेरा आलोचनात्मक रवैया बदल गया है। और आपसे मैं क्षमा भी चाहूंगा, दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा कि मेरे शब्दों में कहीं पर भी इस तरीके की बात आती है तो जो यथार्थ है उसको स्पष्ट करने के लिए ये भाव आ सकता है, वरना किसी की आलोचना करने के उद्देश्य से मैं ये बात नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब जब वो अपने बाबा साहब के अनुयायियों से ये सबक लेते हैं, तो उसी समय ये काम करने के लिए वामसेव का गठन, DS4 का, BSP का निर्माण करने के पहले उन्होंने संकल्प लिया कि मैंने देखा है कि बाबा साहब के जो चेले थे उनको समाज ने क्यों स्वीकार नहीं किया। उनको इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वो बाबा साहब की सुख सुविधा के माध्यम से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में उलझ गए थे और पैसा कमाने में उलझ गए थे। तो कांशीराम साहब ने ये संकल्प लिया, पहला संकल्प, कि मैं संकल्प करता हूं
कि जीवन में मेरे नाम से कहीं पर भी इतनी संपत्ति नहीं होना चाहिए कि जिससे मेरे अनुयायी मुझे दफनाने के लिए 3 गज चौड़ी और 6 गज लंबी जमीन खरीद सकें। उन्होंने इस संकल्प को अंतिम क्षण तक जिया, अंतिम सांस, जो जीवन का जो अंतिम क्षण था उस समय तक जिया। स्रोत बताते हैं कि उनके नाम की कहीं पर भी कोई संपत्ति ना, उनके नाम का कोई भारत में खाता था ना विदेश में। सर, ऐसी स्थिति। एक सवाल बीच में मैं पूछना चाहूंगा जी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो उन्होंने कहा था कि अंबेडकर से हमने सीखा कि क्या करना है और अंबेडकरवादियों से हमने सीखा क्या नहीं करना है। उसके पहले एक सवाल, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने माँ को कुछ लिखा था क्या चिट्ठी? हाँ, आपको कुछ आइडिया है? ये मैं कहना ही चाह रहा था कि उन्होंने फिर ये तय किया, माँ ने उनको 24 पेज का पत्र भेजा। वो 24 के पेज का पत्र हम लोगों का सबक, हम लोगों को उन्होंने पूरा का पूरा ये स्पष्ट बताया, ऐसा किया। लंबे समय तक नजदीक से साथ रहे, तो इसका फायदा मुझे काफी मिला। मैंने आपको बताया है मैं कभी चुनाव नहीं जीत सका, इसका मुझे कोई खेद नहीं है, ना कोई मुझे दिक्कत है। तो उस समय माँ ने जब वो पत्र लिखा तो इन्होंने कहा कि माँ मुझे माफ कर देना। ये पंजाब की जो माताएं हैं, जब पंजाब में अत्याचार जुल्म ज्यादती हो रही थी तो उस समय जब गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा कि माताओं हमें अपनी गोद का लाल दे दो, बहनों से कहा कि बहनों हमें अपनी मांग का सिंदूर दे दो, अगर आपको अपनी गोद का लाल अपने गोदों के लाल बचाने हैं, अगर आपको अपनी मांग का सिंदूर बचाना है तो इतनी कुर्बानी आपको करनी होगी। ये बात उन्होंने संस्मरण के तौर पर अपनी माता जी को भी लिखी। तो मैं क्षमा चाह रहा हूं कि मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन ये काम इतना दुर्लभ है, इतना गंभीर है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये जब तक मैं पूरा का पूरा जीवन इसके लिए अर्पित नहीं करूंगा तब तक ये काम नहीं हो सकता है। मैं बीवी बच्चों में फंस जाऊंगा तो ये काम नहीं हो सकेगा। इनके इस संकल्प में ये हेतु था। और 24 पन्ने की चिट्ठी लिखी आपने? 24 पन्ने का वो लिखा था पत्र। कहीं पे उपलब्ध हाँ, है? जी उपलब्ध नहीं है, वो तो कांशीराम साहब के पास ही था, जो उन्हीं के पास मिलेगा। और तमाम चीजें हैं जो मिल जाएंगी, लेकिन ये उनका जो पत्र है वो नहीं मिला। जैसे कि उन्होंने वो लेटर लिखा था अपने साथियों को, जब उन्होंने सबसे पहले ये लिखा कि मुझे ऐसे साथी चाहिए जो समाज के लिए समर्पित हो, ऐसे नहीं चाहिए हमको। तो वो लेटर मेरे पास है 1963 में जो लिखा था, सबसे पहले जब वो उन्होंने काम शुरू किया था ये। तो इसके बाद फिर बाकी का तो ये बहुजन संगठन में और ऑपरेशन इंडिया जब प्रकाशित होने लगी तो इसमें काफी डिटेल में है। अध्ययन के लायक ये सारा का सारा साहित्य है। ये हर एक व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए, प्रेरणा मिलेगी। तो देंगे आप मटेरियल? जी हाँ, आपको ये काफी मिल जाएगा। हाँ, तो आपसे हम ही लेंगे। हाँ, आपको देंगे हम। जी। अच्छा, एक बात आपने दिलचस्प कही, अभी मैं आऊंगा कि काशीराम जी से आप कैसे जुड़े और कैसे आपने काम किया। लेकिन काशीराम जी का एक स्टेटमेंट आपने कहा कि महाराष्ट्र में उन्होंने सीखा कि अंबेडकर से ये सीखा कि कैसे काम करूंगा और अंबेडकरवादियों से सीखा है कैसे काम नहीं करेंगे। हाँ, आजकल बसपा के नेता लोग भी यही बात कह रहे हैं कि काशीराम से हमने सीखा कैसे आंदोलन करना है। हाँ, ये बात संभवतः मैं स्पष्ट कर सकूंगा आपको, और जिस वजह से ये सब हुआ है तो वो कितना समय आप देंगे तो फिर उसी तरह से मैं बात करूं। जितना मर्जी है बोलिए। अच्छा, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। तो ये काम मैं वो चीज संक्षिप्त में कहूंगा जिसका कोई महत्व नहीं है, विस्तार से मैं उस बात को करूंगा कि जिसकी जरूरत है, श्रोता इसको अच्छी तरह समझें। वैसे मैंने उनकी बायोग्राफी लिखी है, तो जितनी मेरे अंदर जिज्ञासा थी
उसको मैंने पूरा का पूरा उसमें समाहित करने का प्रयास किया है ये। तो डॉक्टर साहब, आपका ये जो कथन है कि बसपा के लोग तो कहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं, तो पहचान एक होती है, आपको पहचानना है। तो बुद्ध ने कहा है कि जहां अंधेरा होगा वहां प्रकाश नहीं होगा, जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा नहीं होगा। जहां त्याग, समर्पण, कुर्बानी होगी वहां आपको कुछ भी विवेचना करने की जरूरत नहीं है, किसी को पहचाने। और जहां बसपा का व्यक्ति या समाज सेवा की दुहाई देने वाला लग्जरी जिंदगी जीने के लिए 1 करोड़ की गाड़ी में चलने में जो शर्म खाए या चल रहा हो, तो डॉक्टर साहब पहचानने में कोई दिक्कत होगी? नहीं। इससे पहचाना जा सकता है कि जो कहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ क्या है, वो कैसा जीवन जी रहे हैं। कम से कम हम और आप जैसे लोगों को देर नहीं लगेगी, ये तुरंत पहचान में आ जाएंगे। संभवतः मेरे इशारे से की हुई बात आपके और श्रोताओं के समझ में आ जानी चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। तो आगे भी और स्पष्ट है। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले लोग हैं, साइकिल पे कोई नहीं चल रहा है आजकल, आंदोलन कोई नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ये स्पष्ट है, ये उन्होंने साफ कह दिया है कि हम संपन्नों के माध्यम से परास्त नहीं कर सकते। राजनीति को आप व्यापार के तौर पर करना चाहें आप करें, राजनीति साध्य है। साध्य किस चीज के लिए? सामाजिक परिवर्तन के लिए। और सामाजिक परिवर्तन उन संसाधनों से नहीं किया जा सकता है जिन संसाधनों से जो व्यापारी हैं, राजनीतिक व्यापारी हैं, वो जो सत्ता में है। आप सत्ता में नहीं जा सकते उन संसाधनों से। उन संसाधनों का अगर प्रयोग करोगे आप पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए, विधायी संस्थाओं में पहुंचने के लिए, तो डॉक्टर साहब ये सुनिश्चित है कि आपका समाज फिर 95% से 94% गैर शराबी नहीं होगा। और उस विकृत समाज से आप चाहें कि परिवर्तन हो जाए, नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रेन निकल रही हमारे दरवाजे से। अच्छा, कोई नहीं, अमीर आदमी है, आपके दरवाजे से ट्रेन निकलती है, क्या बात है सर। जी हाँ, तो ये थोड़ा सा आप रुक लीजिएगा। हाँ, बोले आप तो अमीर आदमी हैं, आपके दरवाजे से ट्रेन निकलती है। हाँ डॉक्टर साहब, ये आप कह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं बोल रहा था कि कांशीराम साहब ने कहा है कि राजनीति मेरे लिए साध्य है, साधन नहीं है। और साध्य इसलिए इस संदर्भ में है कि राजनीति जब तक पवित्र नहीं होगी तब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। राजनीति को जिस दिन हम व्यापार बना लेंगे उस दिन फिर व्यवस्था परिवर्तन का जो लक्ष्य वो मिट जाएगा। और राजनीति को हम नंगे भूखे लोग, वरना उन्होंने जो 10 साल का अपना जीवन व्यतीत किया है 2 पैर 2 पहिए से, 2 पैर 2 पहिए को सिद्धांत, 2 पैर 2 पहिए, 1 नोट 1 वोट के सिद्धांत को छोड़ करके अगर बसपा कहती है कि हम कांशीराम जी के अनुयायी हैं, तो ये बहुत बड़ा छलावा है दलित सोच के साथ, समाज के साथ में। अगर कांशीराम जी को अपना वो आइडल मान रहे हैं, कांशीराम जी को अपना आदर्श मान रहे हैं, तो क्योंकि ये कहां से आएगा इस समाज के पास में? इस समाज को कैसे जगाया जा सकता है? जो संपन्न लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने, यहाँ थोड़ा मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, बल्कि ये जरूरी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने
4 औलादें खोई अपने पीरियड में, अपने जीवन में, और 4 औलादें खोने के बाद भी वो भूखों मरते रहे। उनके पास पैसा कभी नहीं रहा। दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति थे, वो चाहते तो बहुत संपन्न लाइफ जी सकते थे और समाज सेवा का भी ढोंग रचते रहते, लेकिन उनके बच्चों को दफनाने के लिए उनके पास कफन नहीं था। हम कॉलेज में वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने, वहां से रिजाइन किया। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बने, उससे भी रिजाइन किया। बहुत ऊंचे स्तर के वकील थे, उसको भी छोड़ा। फुर्सत नहीं थी उनके पास में इस काम को करने के लिए। और भी उन्होंने अपने, आपने तो पढ़ा है, आप तो अध्येता है बहुत ऊंचे, तो वह उन्होंने ये कहा है कि मैंने ये सब काम इसलिए किया है कि अगर मैं उसमें उलझ जाता तो इस समाज के लिए मैं कुछ ना कर पाता। तब उन्होंने 1942 लिनिथ घोष से ये बात कही थी कि मुझे अगर पैसा आप दे रहे हैं, जब आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दिया, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया, तो आप मुझे दें। तो लिनिथ घोष ने इनको सलाह दी कि आप खर्च करेंगे इसको प्राथमिक शिक्षा पर। डॉक्टर अंबेडकर ने गो की बात का खंडन किया, नहीं, प्रश्न किया गो से, क्या आप समझते हैं कि मैं 50 ग्रेजुएट के बराबर हूं? और उन्होंने एक जगह ये भी लिखा कि अगर मैं भारत में अध्ययन करता तो मुझे इतना ज्ञान नहीं हो सकता था। मैंने ये सोचा कि दलित लोगों को हम विदेश पढ़ने के लिए भेजें, वो भारत में भी पढ़ने के लिए उनको सुविधा दिला सकते थे। उनको विदेश भेजा, क्यों भेजा? कि मैं अकेला हूं। उन्होंने बोला है, मून ने जो उनकी बायोग्राफी लिखी है उसमें लिखा है मून ने कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि मैं अकेला था, मैंने सोचा कि ये लोग पढ़ लिख करके तैयार होंगे तो मैं अकेला हूं, ये सब काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसमें साफ मंशा झलक रही है उनके डॉक्टर अंबेडकर की, कि डॉक्टर अंबेडकर जो पढ़ने लिखने की हमको सुविधा देने का विचार कर रहे थे और किया है, जो हमें सुविधा दी है, उसमें मुख्य हेतु ये था कि जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे, जितने भी ऊंची शिक्षा प्राप्त लोग होंगे, वो सब के सब अंबेडकर बन जाएंगे। जब वो अंबेडकर बन जाएंगे तो बिना समाज को जगाए हुए ये काम नहीं हो सकता है। कांशीराम साहब ने इसीलिए घर परिवार छोड़ा, ये लगना पड़ेगा इसमें, बिना कुर्बानी के, बिना त्याग के ये बात नहीं बन सकती है। तो इसीलिए बाबा साहब ने बोला है कि जागृति की आग को बुझने मत देना। आग कहा है, शब्द पर गौर करें हम कि जागृति की आग, आग है ये, आंदोलन से ऊंचा शब्द है ये, कि ये उस अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा है मनुष्य की जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी, जिसमें भाव निहित होता है, वो अग्नि है। तो इस आग को ना बुझने देना। जागृति का काम आग जैसा है, आग जला देती है। किसको जला देती है? अज्ञान को जला देती है। वो बिना आग के अज्ञान जल नहीं सकता है। प्रकाश ऐसा तेज है कि जो अंधकार को समाप्त कर देता है। तो जो बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि ये लोग पढ़ लिख करके आएंगे, तो जब आए, लोगों ने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, जो पढ़ने के लिए बाहर गए थे वो कितने साथ में है आपके? बोले, ईंट का भट्टा होता है, उसमें कुछ पक जाते हैं, कुछ तो काले रहते ही हैं। इस तरीके से अपनी वेदना को उन्होंने व्यक्त किया था। तो डॉक्टर साहब, मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि ऐसी स्थिति में कांशीराम साहब के जो अनुयायी हैं कि हम कांशीराम साहब के उपासक हैं, हम कांशीराम साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं, तो क्या बाबा साहब के पास पैसे की कमी थी?
क्या वो इतना पैसा नहीं कर सकते थे कि बच्चों को बच्चों का इलाज ही करा लेते? ना पढ़ा लिखा सकते तो बच्चों का इलाज तो करा लेते, लेकिन नहीं था उनके पास। क्या कांशीराम साहब जो दो पैर दो पहिए की बात कर रहे हैं, और लग गया वो पूरा का पूरा घर पर छोड़ करके बाहर हुए हैं। आप और ऊंचे जाएं, बुद्ध के पास चले जाएं, तो बुद्ध तो उस समय राजा महाराजाओं का बहुत बड़ा जमघट था। बुद्ध ने क्यों सर घुटाया? राजा महाराजाओं के लड़के जो उनके साथ में आए, जिन्होंने चीवर धारण किया, क्यों उन्होंने उनका सर घुटा दिया? ये इनका घमंड दूर, क्योंकि वो जन सम्मान को, इंसानियत की जिंदगी देना चाह रहे थे। क्यों उन्होंने कहा कि भिक्षा मांगो करके रोटी खाओगे? क्या वो बड़े बड़े भोजनालय, बड़े बड़े वो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे वो, लेकिन वो उन्होंने खुद भीख मांग करके खाया, खुद सर घुटाया। और जो भी राजकुमार थे उनसे कहा कि आप इस स्तर पर अगर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो, तभी हम आपको अपने साथ रख सकते हैं। तो इसमें छिपा हुआ है कि जो एक सबसे बड़ी बात तो बुद्ध ने ये कह दी है कि जो गिरे हुए लोग हैं वो गिरे हुए लोगों को नहीं उठा सकते। जो सर खुद सर आज हम कांशीराम जी पे भी ही फोकस रखेंगे। हाँ, आप पहली मुलाकात कब हुई कांशीराम जी से और कितनी बार मिले आप? अब अगर मैं कह दूं कि जब ये कांशीराम साहब के साथ में मेरी मुलाकात हुई है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है कहने में, लेकिन मेरे जनपद के लोग, एरिया के लोग सब जानते हैं कि ये मेरी बेटी आज ही बोल रही थी, मैं झांसी में था, कि पापा आपको नहीं मालूम है कि हम लोग कितने दिन तक भूखों रहे। ये तो था कि उनके वो कैसे जीती नहीं। अब श्रोता तक ये बात पहुंच रही है, आप काट देना इस शर्त में मैं ये आपको कह रहा हूं कि यथार्थ में मेरी 3 बेटियां पैदा हुई हैं, और मुझे नहीं मालूम है कि पत्नी ने घर पर प्रसव किया या अस्पताल में प्रसव किया। इस शर्त में कांशीराम साहब से जुड़ा था। आगे मैंने आपके उसमें लिखने की कोशिश की है कि आप तो समझ जाएंगे, विद्वान व्यक्ति हैं, तो इस चीज में ये सब कुछ पा हुआ। मैं छाया की तरह उनके साथ में रहा। मैं नेचर की ओर का व्यक्ति हूँ। अगर कांशीराम साहब ने उनको शुगर थी और अगर उन्होंने वो मीठा मुंह में दे लिया, किसी श्रद्धालु ने दिया और मैं आ गया, तो फिर वो मुंह नहीं चलाते थे। लोग कहते थे खाओ, बोले मेरा डॉक्टर आ गया है। ये केवल संस्मरण मेरे में रहेंगे, केवल रह गए हैं। कोई भी बात, ये दुर्लभ प्रसाद जी ने आपके यहाँ इंटरव्यू दिया है, उनका ये कथन था कि कांशीराम साहब को जिस तरीके से आपने सेव करके लिखा है, मैं नहीं समझ सकता कि कोई लिख सकता। यथार्थपरक लिखा हो, और उनके ऊपर उनके जीवन पर तमाम के आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं है, ये सब कुछ मालूम है, लेकिन वो सब असत्य है। तो कांशीराम साहब यथार्थ में लोग उनको समझ नहीं पाए, विशेषकर उनके अनुयायी ही नहीं समझ पाए, तो वरना ये काम ना होता। अब मैं आगे आगे चल रहा हूं। तो उन्होंने यहां से निकल करके 6 दिसंबर 1978 को बामसे बनाया। बामसे में पढ़े लिखे कर्मचारियों को उन्होंने अपने साथ लिया। ये वही कर्मचारी थे जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में थे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ही जिनको लाभान्वित किया। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया। वो कर्मचारी कांशीराम साहब के साथ में थे और लगे उनके साथ में इसलिए कि प्रायश्चित करने। कांशीराम साहब के नेचर को उनके मेरे जैसे लोग तमाम के, कि जो मैंने अभी आपको ये बताया कि मुझे ये पता नहीं है कि बेटियां अस्पताल पैदा हुई है घर, इस तरीके के एक नहीं, मैं अपने को ही व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। बड़ा भारी समूह था कांशीराम साहब के साथ में। उन्हीं लोगों की वजह से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। अगर ये समूह ना होता
तो ये कुछ नहीं हो सकता। और मैं एक वाक्य मैं कह दूं कि मंजिल उन्हें मिला जो राह सफर में न थे। इसलिए उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है जिन्होंने कांशीराम साहब के इस आंदोलन को गहराई से नहीं देखा। जब लोगों से कहा देवली सालूपुर कांड हुआ, तो इसी विषय को मैं थोड़ा सा पूरा कह दूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण ये बात कह दी है, ये कि उनके साथ में आपने क्या देखा है। वो मैं कह दूं कि लोग ये कहते हैं कि वो बिना पैसे के नहीं कुछ हो सकता है। साड़ूपुर देवली कांड जब ये हुआ तो समाज सेवियों ने बोट क्लब पर एक बड़ा आंदोलन, पार्लियामेंट को घेरने का ऐलान किया। बहुजन संगठन में है ये संस्मरण। ऐलान किया। ऐलान करने के बाद वहां पर गिनती के लोग पहुंचे। कांशीराम साहब ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट को घेरूं, तो उन्होंने भी ऐलान किया। केवल इतना ही नहीं है कांशीराम साहब का कि उन्होंने वो शादी नहीं की और नौकरी छोड़ दी। और अब ये देखिएगा कि किस स्तर पर वो लग्जरी लाइफ जीते नजर आ रहे हैं। फिर वो जब लोगों को ये बताते हैं कि 200 किलोमीटर साइकिल से चल करके आओ, अगर गुलामी से मुक्ति पानी है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, उस पे भी नहीं आए लोग। 10 लोग आ गए और कहते हैं कि कांशीराम का मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। 10 लोग चले आ रहे हैं, इतने बड़े कांड हो गए हैं उनका बदला लेने के लिए, और वो भी 200 किलोमीटर की रेंज से। कांशीराम साहब ने संकल्प किया कि ये गुलाम लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। बाबा साहब थक के चले गए, कांशीराम थकने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब उन्होंने 3000 किलोमीटर का 1983 में प्रोग्राम बनाया साइकिल से चलने का, और लोगों को यही सिखाने के लिए कि तुम धन्ना सेठों के बहानों से अगर साड़ूपुर देवलीपुर के कांड को जीतने की कोशिश करोगे, वही उनका कत्ल कर रहे हैं, और उन्हीं के पैसे से तुम ट्रकों में, उनके ट्रकों से, उन्हीं के साधनों में बैठ करके तुम यहाँ आंदोलन करने आ रहे हो उनके विरोध में। ये कभी भी नहीं हो सकता है, अनंत काल तक नहीं हो सकता है कि जो तुम्हारा कत्लेआम कर रहे हैं वही तुमको सुविधा दें अपने ही विरोध में आंदोलन करने के लिए। तुम्हें अपना खुद साधन तैयार करना पड़ेगा, और तुम ट्रक नहीं खरीद सकते हो, ट्रेनों से नहीं आ सकते हो, बसों से नहीं आ सकते हो। इसलिए नहीं आ सकते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो इसका मतलब कि हम गुलाम ही बने रहे सदैव के लिए। कांशीराम साहब ने फॉर्मूला लिया, तुम दुनिया के लोगों के लिए भूखों मरते हो, तुम पूरे भारत के लोगों के लिए, पूरे भारत की जो भी इकोनॉमी है वो तुम्हारे शोषण पर चल रही है। तुम्हें भरपूर पेट भोजन नहीं मिल रहा है। जो भी भारत की अर्थव्यवस्था है, जो भी भारत के संसाधन है, वो सब के सब इन प्रॉस्परस लोगों के लिए ही है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारा तो खून पिया जाता है। और तुम अपने लिए खून देने की कौन बात कर रहा है? तुम एक दिन की रोटी नहीं दे सकते हो। कांशीराम साहब का सिद्धांत था कि मुझे पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती है। उन्होंने एक नोट एक वोट की बात कही थी, उस समय की बात है। एक नोट एक वोट से, साइकिल से मैंने बहुजन समाज पार्टी से 3 पार्लियामेंट के चुनाव लड़े। यद्यपि तीनों हारे, लेकिन जब मैं हारता था जो डीएम होता था वो पीठ ठोकता था, तुम हारे नहीं हो, तुम हराए गए। हमारे डीएम भी इतना तरस खाते थे। डॉक्टर साहब ना एक पैसा लगता था,
और कोई स्वचालित वाहन नहीं होता था हमारे चुनाव में, साइकिल से। और जब बूथ, जब वो वोटिंग, जब काउंटिंग होती थी तो ऐसा लगता था कि बूथों को कैप्चर कर लिया है, ऐसा लगता था। और आज हम धन संपन्नों को साथ लेकर के जीत पा रहे हैं। और कौन जीत रहा है? वही लोग जीत रहे हैं जो कांग्रेस भाजपा से या अन्य दलों से नहीं जीत पाते हैं, तो बसपा में आकर के टिकट लेते हैं और जीतते हैं। हम तो जातिवाद में अंधे हैं। हर पर दारू पी, आज उत्तर प्रदेश की विशेषकर मैं बात करूं, आप कहाँ के हैं, किस प्रांत के हैं, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, क्षमा करना मुझे। बिहार 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 से हैं। हाँ, बात से मैं समझ रहा था कि आप बिहार के हैं। तो डॉक्टर साहब, बिहार की भी स्थिति मुझे मालूम है, चलता फिरता रहा कांशीराम साहब के साथ में। तो ये आंदोलन बुद्धिजीवी लोग मिलकर के सोचें, क्या कांशीराम जी का ये सिद्धांत, दो पैर दो पहिए, एक नोट एक वोट, इस सिद्धांत से हट करके हम कभी भारत की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं इन धन्ना सेठ लोगों की मदद से? सबका आप जैसा ही सर हिलेगा कि नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी ने अगर कांशीराम जी के इस दर्शन की प्रासंगिकता को समाप्त कर दिया है और अब ये प्रासंगिक नहीं रहा है, तो मैं समझ रहा हूं इससे बड़ा धोखा बहुजन समाज को नहीं दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ा धोखा। सर, एक आध सवाल और मैं जानना चाहता हूँ जी कि आपने बातें कही, साइकिल यात्रा और तमाम और सादगी और सब कुछ, कांशीराम जी की 10 वॉल्यूम किताब छपी है, AR अकेला साहब ने छापा है, आपने सहयोग किया उस किताब को छपने। मेरे पास सभी हैं। हाँ, तो मैंने सब मंगवा लिया है, मैं पढ़ रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा ये। एक गंभीर आरोप, एक एकेडमिक क्रिटिक कह रहा हूँ, और हर समय हाँ, डेमोक्रेसी बिल्कुल, हाँ, खुल के बोले, अच्छा रहेगा। जितना आप गंभीर आरोप मतलब इस पर करेंगे, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। समझने में सहूलियत होती है, समझने में जी सहूलियत होती है। जी जी तो उन्होंने जितने भाषण दिए हैं, मैंने पढ़ा है, जी उससे माओवादियों के खिलाफ बहुत ही कड़े भाषण दिए, जी ठीक है। और अभी आज ही मैं पढ़ रहा था भाजपा को लेकर, उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, जी तो उन्होंने उस समय दलितों की हत्याएं हुई थी, 10 सिख भी पीलीभीत में मारे गए थे, आपको याद होगा। जी तो जिस भाजपा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, जी उसी उसी के ट्रक पे चढ़ गए, फिर उसी के ट्रक पे चढ़ गए, उसी के वाहन पे चढ़ गए। हो ये गया एक आपका। क्रिटिकल क्रिटिक भी है जी, कि उन्हीं से उन्होंने समझौता कर लिया। क्यों? हाँ, ये अब ये अच्छा रहा, ये मैंने आपको लिखा था ये कि ये इस पर बात होनी चाहिए। ये अब मैं आ रहा हूँ इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और आपने बहुत बढ़िया ये प्रश्न कर दिया है। डॉक्टर साहब, कांशीराम साहब को एक हार्ट अटैक हो चुका था, ओके। एक हार्ट अटैक हो चुका था, और दूसरा हार्ट अटैक उनको हो गया। अभी भाजपा से गठबंधन नहीं हुआ, दूसरा हार्ट अटैक हो गया। आप ये बताएं कि बत्रा हॉस्पिटल में कांशीराम साहब थे, दूसरे हार्ट अटैक के बाद कोई भी किसी का तामीरदार, किसी का शुभ चिंतक, जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो चुका है, वो किसी को अंदर अच्छी या बुरी खबर लाने के लिए, देने के लिए बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। हार्ट अटैक की बहुत गंभीर बीमारी होती है, वो कुछ भी हो सकता है। मुरली मनोहर जोशी, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो 170 MLA के हस्ताक्षर करा करके कि बिना शर्त
आपको हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, आप गठबंधन तोड़ दें। कांशीराम साहब दूसरे हार्ट अटैक की वेदना से जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं, और मुरली मनोहर जोशी कांशीराम साहब के जो सगे कहे जाते रहे, उनके संरक्षण में उनको ये लेटर थमा रहे और कह रहे गठबंधन तोड़ने पर हस्ताक्षर कर दो। सपा से गठबंधन तोड़ने पर, सपा से गठबंधन तोड़ने के लिए सभा से कट जाए, तभी तो उनका पैक्ट हुआ था ना। जी जी। हाँ, ये आपको बहुजन संघ में नहीं मिलेगा। ये भाषण दिया उन्होंने बहुजन नायक में, बहुजन नायक में छपा है ये भाषण। तो उन्होंने एक सभा में बोला, अब आप ये प्रश्न हो सकता है कि रामाधीन कहाँ था बत्रा हॉस्पिटल में जिसने ये पढ़ लिया, ये सुन लिया कांशीराम का और अटल बिहारी वाजपेयी का। तो मुझे वो बहुजन नायक का जो वो भाषण है वो पढ़ने को मिला। उसमें कांशीराम साहब सभा में बोल रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी आया, 170 लोगों के साइन करा करके मुझसे बोला कि इस पर दस्तखत कर दो। आप जान सकते हो कि ऐसी अचेतन अवस्था में व्यक्ति आर्गुमेंट करेगा? नहीं करेगा आर्गुमेंट, ना उसे कोई वो हुई नहीं। अब कैसे दस्तखत हुए कैसे नहीं हुए, ये सभी के सब जितने भी कार्य मैंने बायोग्राफी में लिखा है कि अगर हकीकी जो कांशीराम साहब के शुभचिंतक थे, वो अगर बत्रा हॉस्पिटल से कांशीराम साहब को उठा करके अगर पंजाब जापान न ले गए होते तो गठबंधन के साथ साथ कांशीराम जी की जिंदगी भी समाप्त हो जाती। जब कांशीराम जी जापान में जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, वहां उस समय जापान कौन ले गया था सर? जापान कौन ले गया था? जापान ले गए थे दूसरे लोग। कौन लोग? कांशीराम जी के जो दूसरे लोग अनुयायी थे, कार्यकर्ता थे, हम लोग में ये से सभी लोग बोले गए थे। ये कुछ नाम याद है? कुछ नाम याद है? नाम ये था, लेकिन उनका हमें या उनके याद नहीं है। लेकिन इतना है कि उस समय वो जापान गए थे, ये उल्लेख है। इसका स्रोत आपको मिल जाएगा। अब कौन, हाँ, ये स्रोत मैंने जो लिखा है कि वो बिना स्रोत के एक भी ऐसी बात नहीं लिखी है कि इसको न गए। अब ये 1 मिनट का टाइम दें, ये निकालें। इसमें ये बताया गया कि गठबंधन टूटा और बीजेपी ने हमारी मदद की, और बीजेपी अगर ना होती तो हमें मार डाला जाता। ये प्रचारित किया गया है, लेकिन यथार्थ क्या था? गठबंधन तोड़ने का यथार्थ क्या था? कांशीराम साहब ने अनेक बार कहा, वीडियो में देखो, मिझोना जल्दी देखो। कांशीराम जी ने कई बार कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि आप राष्ट्रपति बन जाएं। तो कांशीराम साहब ने कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और 1996 में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये भनक भारतीय जनता पार्टी के कानों में आ चुकी थी खुद कांशीराम साहब के वक्तव्य से। उस वजह से अरे मिझोना का वो वीडियो पे देखो, वीडियो में बड़ा है कांशीराम साहब का ये वक्तव्य कि 1996 में जो आम चुनाव होगा पार्लियामेंट का, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये भविष्य का संकेत दे रहा है कि बीएसपी कहां पहुंच रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जब भाषण दिया, वो इंटरव्यू दिया अपनी अदालत में, तब उन्होंने कहा, जब एंकर ने पूछा कि आपने उस जो सवाल आपका है वही सवाल उसका था,
कि आप कह रहे हैं कि उसको समर्थन दिया, और वो पूछ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी से कि कांसीराम बहुजन समाज पार्टी जो पानी पी पी करके आपको कोसती रही, हर बार आपको पूरा का पूरा आपके धर्म ग्रंथों को, आपकी व्यवस्था को, सबको वो कोसती है, आपने ऐसी पार्टी को गठबंधन दिया, वो समर्थन दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी मुस्कुरा के क्या बोलते हैं, अभी मैं अटल बिहारी वाजपेयी का ही वक्तव्य सुना रहा हूँ आपको। जो मैं अभी सुनाता हूँ, ले लेंगे सुना है ना। तो वो अब आप ये भेज देंगे, लगा दूंगा मैं। हाँ जी, वो हमें भेज देंगे वीडियो, व्हाट्सएप पे हम काट के लगा देंगे। ठीक है, आप लगा देना। तो वो चीज, वो बात ये सिद्ध कर रही है कि क्या ये बीजेपी का षड्यंत्र था या बीजेपी सुरक्षा कर रही थी। ये षड्यंत्र था गठबंधन को तोड़ना, और उन्होंने लिखा है कि ये, वो कहा है कि अगर हम इनको नहीं तोड़ते तो हम टूट जाते। ये षड्यंत्र के तहत हुआ था पूरा का पूरा। इसलिए ये आरोप कांसीराम साहब के सर पर नहीं बढ़ा जा सकता है। जो भी मानवतावादी व्यक्ति हैं, जो भी विचारक हैं, वो लोग समझेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण जीवन का अध्ययन करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है, ये अब मैं बताऊं कि जब मैंने ये कहा कि हमें अनुचित साधन का प्रयोग राजनीति में नहीं करना चाहिए, वो भी मुझे बताने में बिल्कुल तकलीफ नहीं है। ये 94 में कांसीराम साहब का मैं इलेक्शन एजेंट रहा उधर, तो 94 में मेरे नाम से खाता खोला इन्होंने और ये नेताओं ने। तो मैंने समझ लिया था कि अब राजनीति, अब भारतीय बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पेशेवर लोगों के हाथों में आ गई है। कांसीराम साहब ने और बैंक मैनेजर ने उससे स्वीकार नहीं किया। अगर वो स्वीकार कर लेते तो माना जाता कि ये मेरा पैसा है। वो पैसा भेजा गया है, और इसके बाद फिर मैं भी इंसान था, मुझे तकलीफ हुई। मैंने दद्दू प्रसाद जी के ही राइटिंग में एक ड्राफ्टिंग की कि बहुजन समाज पार्टी तो गलत, बहुजन समाज पार्टी गलत लोगों के हाथों में जा रही है, इस मिशन को बचाया जाए। मेरा आपसे अनुरोध है। मैं कांसीराम साहब के क्षेत्र का, इटावा का सांसद प्रतिनिधि था, तो लोग बाकी बहुत सम्मान देते थे। तो 68 विधायकों में से वो मेरे पास फोटो कॉपी उसकी ओरिजिनल तो कांसीराम साहब के पास पहुंच गई थी। उसमें 28 विधायकों ने और मंत्रियों, 3 मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए कि हम सहमत हैं। सभी लोग थे, मिलकर के हमने काम किया। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब वो कांसीराम साहब के सामने वो लेटर गया और ये बात पूरे के पूरे विधायकों के कानों में पहुंची कि गठबंधन टूटने वाला है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये जितने भी लोग थे उनको हम बाजारू शब्द से ना पुकारें। जो 2 दिन पहले हमारे एजेंडे पर, हमारे आवेदन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, वो जब कांसीराम साहब पूछते हैं क्या क्या रामाधीन ने गुंडई से दस्तखत कराई है, तो सर नीचा कर लेते हैं। मैंने अपनी बायोग्राफी में ये लिखा है, ये सब नीचा सर कर लेते हैं। और अंत में जब मेजॉरिटी सिद्ध करने की बात आती है, तो वो लोग जो इस काम के लिए सहमत थे कि जो राजनीति को, जो बीएसपी को पेशेवर राजनीति का माध्यम बना रहे हैं, उनसे मुक्त किया जाए, तो वो लोग सब के सब, कोई नहीं बचा मेरे को छोड़ करके। 2-4 लोग और बचे थे, सब के सब चले गए सत्ता का मजा लेने के लिए। अब इनको हम मिशनरी कहेंगे, हम कांसीराम जी को दोषी माने इनका। कांसीराम जी अगर इसको गलत काम कहते तो उसी समय मुझे पार्टी से निकाल देते।
ऐसी बातें करते समय मेरा गला रूंधता है कि कांशीराम साहब ने अंत तक मुझसे एक शब्द नहीं कहा। अच्छा सर, ये बताइए, कांशीराम साहब मुझे बचा भी नहीं पाए बसपा में रखने के लिए। सर मैं एक जो बात, जी आपने कहा कि पहली बार जो गठबंधन हुआ तो जी अचेतन अवस्था में मुरली मनोहर जोशी ने हस्ताक्षर कराए पहली जी, बार। मेरा मानना है। उसके उसके बाद भी तो समझौता हुआ था भाजपा के साथ। मैं क्या बोल रहा आपसे, ये इसी के बाद फिर समझौता हुआ जी जून में, इसी के बाद हुआ ये, क्योंकि वो हो चुका था सब। अगर ये विधायक लोग भी मान जाते मेरी बात उस समय और ये हट जाते तो अल्पमत में हो जाती बसपा, नहीं हो पाता गठबंधन। लेकिन ये सब के सब चले गए, तो उसमें उसमें तो ये दोषी सभी विधायक हैं, जितने भी लोग हैं, जितने अपने को कहते हैं कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़े हम तीरंदाज हैं। ओ सही बात, अब समझ में आया, अब समझ में आया। अच्छा आ एक गया बात समझ में। बताइए सर, जी एक बात बताइए, हम लोग लोकशाही में हैं और भारत के संविधान के तहत बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उन्होंने कहा व्यक्ति पूजा नहीं करना है। उन्होंने बहुत भाषण दिए व्यक्ति पूजा के खिलाफ। तो डेमोक्रेसी तो एक तरह से या तो पूरा कार्यकारिणी या पोलित ब्यूरो या सर्वसम्मति से चलती है। तो फिर कांशीराम जी ने, जो कि लोकशाही के इतने बड़े चैंपियन थे और बाबा साहब के फॉलोअर थे, तो उन्होंने उत्तराधिकारी कैसे घोषित कर दिया? कोई घोषित किया क्या उन्होंने? अब आपने फिर एक दूसरा मुद्दा उठाइए। कांशीराम साहब जब फिर पूरी अचेतन अवस्था में थे, वो बोल ही नहीं पाते थे, उस समय ये सब घोषणा पत्र जारी हुआ। ओ इतना अंधेरा है डॉक्टर साहब, इतना अंधेरा है कांशीराम साहब की लाइफ में कि उस आप जैसे जो विद्वान लोग हैं, आप जैसे जो लोग तपस्वी लोग हैं, मुझे तो बहुत आनंद आया आपको देख करके और आपके प्रश्न सुन करके कि वाकई में आपके अंदर आग है कि कुछ किया जाए। अब चूंकि हम तो किस जगह स्तर पर पहुंच गए हैं, बैठ करके ही हम कुछ कर ले। अब कितना टाइम लग गया है इसको बुलाने के लिए, इसके बाद भी आग बुझ नहीं रही है, बुझेगी जब बुझ जाएगी ये। और लगातार बातचीत करेंगे। अभी आज पूरा नहीं हुआ, अभी 1 घंटा हुआ है और आपसे बातचीत करेंगे आपके संस्मरण पे। लगातार आपसे बात करेंगे और साल दर साल बात करेंगे कि किस साल क्या हुआ इस पे। आज हम अपने अम्बेडकरनामा के साथियों को आपसे परिचय कराना था, इसलिए हमने कहा कम से कम इंट्रोडक्शन हो जाए। आप अम्बेडकरनामा देखते हैं? हाँ देखते हैं अम्बेडकरनामा। इनका मैं दो निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। दो निष्कर्ष इस डिस्कशन से निकाल रहा हूँ। एक तो आप कांशीराम जी के साथ छाए की तरह रहे लगातार। दूसरा, उनका उनका जो गठबंधन हुआ, पहला गठबंधन भाजपा के साथ, वो अचेतन अवस्था में हुआ और उत्तराधिकारी की घोषणा भी अचेतन अवस्था में हुई। सही कह रहा हूँ? जी चलिए सर, शुक्रिया, बहुत मजा आया। आप थक भी गए होंगे, आज लंबा समय आपका मैंने ले लिया। लेकिन अम्बेडकरनामा के साथियों को क्या संदेश देंगे? मेरा साथियों से यही संदेश है ये कि बुद्ध है, बाबा साहब अम्बेडकर है, कांशीराम साहब हैं और भी हमारे महापुरुष हैं, इनका गंभीरता से अध्ययन करें, इनको समझें। जो इनके विरुद्ध का साहित्य है, उस साहित्य ने इनको बहुत गहराई में पहुंचा दिया है, जिससे कि ये दबा कुचला समाज उसको जान ना सके, उसको समझ ना सके। तो केवल जागृति के लिए एक ही उपाय है कि आप अध्ययनरत रहें और लोगों को उस अध्ययन से अवगत कराएं। ये काम पढ़े लिखे लोगों का है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा से ज्यादा समय अध्ययन में दें, और अध्ययन और यथार्थ, जब तक यथार्थ को हम नहीं ले जाएंगे, वितर्क होना चाहिए उस पर। और जब जो बुद्धिजीवी लोगों के स्तर से जो बात सामने आएगी वही सत्य हो। और इस एक पर बात और सर, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि जिस पौधे को उन्होंने सींचा, बसपा बहुजन समाज पार्टी, उसको क्या उसी पार्टी के अंदर वो साइड लाइन हो रहे थे? डॉक्टर साहब, आप तो ये कहेंगे कि साइड लाइन हो रहे थे,
यथार्थ तो यह है कि वो हो चुके थे। अच्छा, हो चुके थे। इसी वजह से ये सब अनर्थ हुए। ओ, ये है मूल बात। ये है मूल बात। जो हम अचेतन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसकी तह में यही है। ओ, शब्द का जो साधारण स्वरूप होता है, जो उसका साधारण अर्थ होता है, जो शब्द की व्यंजना है, जो प्राण कहलाता है, उस व्यंजना को शब्द की व्यंजना को समझे बिना उसकी अभिव्यक्ति करना बहुत कठिन काम है। तो उसमें क्या निहित भाव है, तो जो इस शब्द में अचेतन अवस्था में जो भाव निहित है वो ये है। और इसमें कि कोई भी तामीरदार, कोई भी शुभ चिंतक ऐसी अवस्था में सुखद और दुखद दोनों ही वेदनाओं को उत्पन्न करने वाली बात नहीं कहेगा। मरीज ठीक हो जाए, कोई किसी ब्राह्मण के उसमें निकला था ये। आप चूंकि शोधार्थी हैं, आप खोजी व्यक्ति हैं, आप जान सकते हैं कि क्या मुरली मनोहर जोशी इस पत्र का जो 170 लोगों के हस्ताक्षर का जो वो था दस्तावेज, उस दस्तावेज को कांशीराम जी के ठीक होने पर उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता था? क्या उसी समय व्यक्त करना यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि अच्छा मौका है? कोई शिकायत नहीं थी कि गठबंधन आज ही तोड़ना है। नहीं है जवाब किसी भी बुद्धि भी। अब वो 2 और 2 5 होते हैं और इस तर्क वितर्क में फंस के नहीं मानना है, हम तो 5 को ही उसका टोटल मानेंगे, उनसे बात करना निरर्थक है। इससे ज्यादा और आप हफ्ते में एक दिन, प्रभात आपके साथ जो हैं उनको हफ्ते में एक दिन बुला लीजिए, हफ्ते में एक इंटरव्यू मुझे दिया कीजिए। रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। और आज मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना आपसे, बहुत समझने का मुझे सौभाग्य मिला। और उम्मीद है मेरे दोस्त भी बहुत कुछ जान पाएंगे, पढ़ते लेयर्स जो उनके हैं, जो पढ़ते दर परत हैं, वो जान पाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी और बहुत अच्छा लगा। और अम्बेडकरनामा के साथियों, सर का एक शानदार इंटरव्यू है और बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। और आज मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ कि काशीनाथ इतना संघर्ष के जीवन में इतने कष्ट भी उठाए, लेकिन जिस पौधों को उन्होंने सींचा वहीं से वो दरकिनार किए जा रहे थे। शुक्रिया सर, जय भीम। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।